गुड मॉर्निंग चरखी दादरी। आइए शुरू करते हैं फटाफट प्रशासन की और अन्य अहम खबरों की तरफ रुख। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें आपका अपना चैनल पीपीटी न्यूज। विधायक सुनील सतपाल सांगवान ने दादरी क्षेत्र के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, जल भराव सहित जनहित के मुद्दे उठाए। विपक्ष पर तीखा हमला भी बोला। प्रदेश के गठन के बाद पहली दफा कोई पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता पर हुई काबिज। सुनील सतपाल सांगवान। जेलर सुनील सतपाल सांगवान ने हरियाणा विधानसभा में हुड्डा पर किया तीखा हमला। कहा, ईवीएम में नहीं खोट, किलकीमार गैंग की हुई हार। अब खबर विस्तार से। चरखी दादरी भाजपा के विधायक सुनील सतपाल सांगवान ने हरियाणा विधानसभा में दादरी क्षेत्र के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, जल भराव आदि जनहित के मुद्दे उठाने के साथ साथ ही विपक्ष पर भी तीखा हमला बोला है। सांगवान ने कहा है कि प्रदेश के गठन के बाद पहली दफा कोई पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज हुई है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए सांगवान ने कहा कि ईवीएम में खोट बताने वाले अपनी स्थिति का आंकलन करें। विधायक सुनील सतपाल सांगवान ने अपने अभिभाषण में बिना नाम लिए सीधे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षियों द्वारा अपनी हार के लिए ईवीएम का रोना रोया जा रहा है। पहले गुलाबी गैंग से चर्चा में थे, वो इस बार किलकीमार गैंग बन गई थी, जिसको जनता ने चुनाव में आईना दिखाने का काम किया है। सुनील सतपाल सांगवान ने कहा कि हरियाणा एमएसपी पर किसान की फसल खरीदी जा रही है। उनके दादरी इलाके में बाजरे की फसल एमएसपी रेट पर खरीदी गई है। विपक्ष एमएसपी का राग अलाप रही है। इनमें कोई पूछे कि तेलंगाना, कर्नाटक व हिमाचल में आपको एमएसपी पर फसल खरीदने से कौन रोक रहा है। विधायक सुनील सतपाल सांगवान ने दादरी के सिविल अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट, सर्जन व सीएमओ के रिक्त पद का मामला भी उठाया और रिक्त पदों को शीघ्र ही भरे जाने की भी अपील की। विधायक ने बरसात के मौसम में दादरी के आसपास करीबन 400 एकड़ में जल भराव की समस्या उठाते हुए सोशल गिरदावरी की मांग की। कहा कि किसान जल भराव के कारण फसल की बिजाई से वंचित हुआ है। ऐसे में प्रभावित जमीन की स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसान को राहत दे दी जाए। सांगवान ने दादरी शहर के राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल में बरसाती पानी जमा होने का मुद्दा उठाते हुए इसके स्थायी समाधान की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि पानी जमा होने से बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी उठानी पड़ रही है। विधायक सांगवान ने कहा कि स्वर्गीय चौधरी बंशीलाल द्वारा भिवानी जिले में नहरों का जाल बिछाया गया था। अब बहन श्रुति चौधरी के पास सिंचाई विभाग आने से भरोसा है कि इलाके में किसानों को भरपूर मात्रा में नहरी पानी उपलब्ध होगा। हाल ही मुख्यमंत्री से बोन कला क्षेत्र में नहरी पानी की भी मांग उठाई थी, तो तुरंत समाधान हो गया और अब भी नहरों में लबालब पानी चल रही है। प्रदेश की नायब सरकार जो कहती है उसे पूरा भी करती है। यही कारण है कि आज हरियाणा में भाजपा ने तीसरी बार सरकार बनाकर रिकॉर्ड कायम किया है। ऑनलाइन पंजीकरण के बाद ही मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का मिल सकता है लाभ। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत लाभार्थियों को विवाह के ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के उपरांत ही योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए लाभ पात्र विवाहिता की शादी का ई दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना अत्यंत आवश्यक है।
उपायुक्त मुनीश शर्मा ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने वाले परिवार को अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण करवाने के उपरांत ही विवाहित कन्या के माता पिता को उक्त योजना का अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उसको कन्या विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा। सभी वर्गों की विधवाओं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे बीपीएल सूची में है या उनकी आय 1,80,000 रुपये से कम है तो उनको इस योजना में 51,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31,000 रुपये का अनुदान मिलेगा। इसी तरह अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति का परिवार बीपीएल सूची में नहीं है और जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है तो उनको 31,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। विवाहित युगल 40% या इससे ज़्यादा दिव्यांग है तो उन्हें 51,000 रुपये और पति पत्नी में से एक जन को 40% या इससे अधिक दिव्यांग है तो उनको 31,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में 41,000 से बढ़ा करके 71,000 रुपये की शगुन राशि दी जा रही है। इसको भी बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। दयालु योजना में मृत्यु या दिव्यांग होने पर अंत्योदय परिवार को दी जाती है आर्थिक सहायता। हरियाणा सरकार द्वारा किसी पारिवारिक सदस्य का आकस्मिक मृत्यु या देहांत, स्थायी दिव्यांगता होने की स्थिति में अंत्योदय परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना चलाई हुई है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के अंतर्गत योजना विभाग द्वारा यह वित्तीय सहायता दी जाती है। उपायुक्त मुनीश शर्मा ने बताया कि योजना विभाग ने हरियाणा परिवार सुरक्षा न्याय बनाया हुआ है जिसके माध्यम से दयालु नाम से यह स्कीम चलाई जा रही है। जिन परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये या इससे कम है उन परिवारों को दयालु योजना का लाभ दिया जाता है। पात्र परिवार हरियाणा प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। पात्र परिवार का बैंक में खाता हो और उसने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना या प्रधानमंत्री जीवन बीमा सुरक्षा योजना का फॉर्म भरा हुआ हो। उन्होंने बताया कि दयालु योजना में 6 से 12 साल तक के बच्चे की मृत्यु होने पर 1,00,000 रुपये, 12 से 18 साल तक के बच्चे की मृत्यु होने पर 1,00,000 रुपये, 18 से 25 वर्ष की आयु की युवा की मृत्यु होने पर 3,00,000 रुपये, 25 से 45 वर्ष के युवा की मृत्यु होने पर 5,00,000 रुपये, 45 से 60 साल के व्यक्ति की मृत्यु होने पर 3,00,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यही राशि स्थायी दिव्यांग होने की स्थिति में दी जाएगी। उन्होंने बताया कि दयालु योजना का मुख्य उद्देश्य पीड़ित परिवार की आर्थिक सहायता करना है जिससे कि उसे सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा मिल सके। परिवार पहचान पत्र में जो बैंक खाता नंबर दिया हुआ है उसी में सहायता राशि को भेजा जाएगा। दुर्घटना होने के 3 माह के भीतर इस योजना के तहत आवेदन करना आवश्यक है। इसके लिए हरियाणा सरकार ने दयालु पोर्टल बनाया हुआ है जिस पर ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के लिए हरेड़ा ने आवेदन आमंत्रित किए हैं।
वैकल्पिक ऊर्जा को अपनाने वाले संस्थान कर सकते हैं आवेदन। नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा एवं हरेड़ा एजेंसी द्वारा हर साल के वैकल्पिक ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के लिए विभिन्न श्रेणियों के पात्र उपभोक्ताओं से 26 नवंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अतिरिक्त उपायुक्त विश्वजीत चौधरी ने बताया कि हरियाणा राज्य में विस्तृत औद्योगिक, वाणिज्यिक, राजकीय, संस्थागत समूह आवासीय भवनों को ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में श्रेष्ठ उपाय करने, तकनीकी अपनाने, ऊर्जा दक्षता हासिल करने के फलस्वरूप राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कारों से अलंकृत किया जाएगा। इसके अलावा इनोवेशन, नई प्रौद्योगिकियां, अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं, ऊर्जा संरक्षण में अनुसंधान और नवाचार, ऊर्जा दक्षता, अपशिष्ट से ऊर्जा और नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, कुशल प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में श्रेष्ठ कार्य करने वाली संस्थाएं भी राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकती है। इन पुरस्कारों में नगद राशि, स्मृति चिन्ह तथा प्रमाण पत्र भी दिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग एवं हरेड़ा द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार देने के लिए पात्र उपभोक्ताओं से 26 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना के दिशा निर्देश हरेड़ा की वेबसाइट पर भी देखे जा सकते हैं। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए विकास सदन स्थित अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय से भी संपर्क साधा जा सकता है। नगद पुरस्कार के लिए खिलाड़ी कर सकते हैं आवेदन। खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। दिनांक 1/4/2024 तथा इसके बाद की खेल उपलब्धियों के आधार पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। जिला खेल अधिकारी संधू बाला द्वारा बताया गया कि 1 अप्रैल 2024 और इसके बाद की खेल उपलब्धियों के लिए राज्य के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता प्रतिभागी खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार प्रदान करने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। पात्र खिलाड़ी अपने आवेदन विभाग के पोर्टल के माध्यम से संबंधित जिला खेल अधिकारी को कर सकते हैं। विभाग के पोर्टल का URL हरियाणा खेल कैशवार्ड.in तथा पोर्टल का नाम कैशवार्ड मैनेजमेंट सिस्टम है। ऑनलाइन आवेदन जमा करवाने की कोई अंतिम तिथि नहीं है। खिलाड़ी प्रतियोगिता समाप्त होने के उपरांत ही नगद इनाम के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिला विविध सेवाएं प्राधिकरण द्वारा जिले के गांव लाड में कानूनी साक्षरता शिविर लगाया गया, जिसको संबोधित करते हुए अधिकार रक्षक सुरेंद्र दिशोदिया ने कहा है कि जिला विविध सेवाएं प्राधिकरण द्वारा जिले में कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोई भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा, तलाकशुदा, बेसहारा किन्नर अथवा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति निःशुल्क सेवाएं ले सकता है। सुरेंद्र दिशोदिया ने कहा कि जिला विविध सेवाएं प्राधिकरण द्वारा लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है, जिसमें सरल न्याय प्रक्रिया है। उन्होंने बताया कि आम जनता के इन कैंपों का अधिक से अधिक फायदा उठाना चाहिए। वहीं दूसरी खबर भी हम जिला विविध सेवा प्राधिकरण की लेते हैं।
राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण NALASA का भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को NALSA कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित करने की घोषणा से खुशी जाहिर की है। यह नामांकन भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्वारा किया गया है। द्रौपदी मुर्मू कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 3 उप धारा 2 के खंड बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत और 11 नवंबर 2024 से प्रभावी है। इस आशय की एक अधिसूचना मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की गई थी। कानून और न्याय भारत सरकार 8 नवंबर 2024 को आधिकारिक राजपत्र में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना इसके पिछले कार्यकारी अध्यक्ष थे। नालसा परंपरा के अनुसार इस पद पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश का पद होता है। NALSA के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपने नामांकन से पहले माननीय श्री न्यायमूर्ति BR गवाई सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति SCLSC के अध्यक्ष थे।